Alright class, now listen. So today's lecture is the third and the last lecture of about our basic concepts of chemistry, which are the prior concepts which you need to remember before starting the actual aptitude classes, and that is the very important, the periodic table. So today we have 1 hour, तो 1 घंटा हमारे पास है और जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको इन डिटेल जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको एक शीट प्रोवाइड कर दी है पीरियोडिक टेबल की, उसके अंदर फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है, बाकी आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो द पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो दैट इज़ लाइक अ बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, जिस पर पूरी केमिस्ट्री जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है, वो यही पीरियोडिक टेबल है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रख ले कि ये टेबल क्या बताती है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो 50% केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं ईजिली, आराम से। तो लेकिन अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना कि उसको हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें हम मैक्सिमम जितने हो सके आज उतने हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। तो द पीरियोडिक टेबल, उर्दू में उसको दौरी जदूल कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल इज़ एक्चुअली अ टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल क्यों कहा जाता है? टेबल तो मतलब जिसमें रॉज और कॉलम्स हो वो टेबल होते हैं। तो इसमें रॉज और कॉलम्स आपको दिख रहे हैं तो ये टेबल है। पीरियोडिक टेबल के क्या मतलब होते हैं? यस, इसके अंदर पीरियोडिसिटी मौजूद होती है। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? रिपीटेशन या रिकरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो सेकेंड ईयर चैप्टर 1 में जो है वो आपकी केमिस्ट्री का वो पूरा इस टेबल पर ही है, पीरियोडिक टेबल पर है, लेकिन वो स्टार्ट जो है वो हिस्ट्री से होता है, डोबरेनर, न्यूलैंड, लुदरमेयर। यहाँ पर हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके अलावा भी पीरियोडिक टेबल आए हैं मेंडलीव वगैरह के, लेकिन हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किसने किया था? नाम पता है साइंटिस्ट का? किस साइंटिस्ट ने इसको? यस, बोहर ने इसको डिज़ाइन किया था। दैट्स वाई इसको हम बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी हम उसको कहते हैं, क्योंकि एक लंबी फॉर्म होती है उसके अंदर, बिकॉज में लेंथेनाइड और ऑक्टेनाइड सीरीज़ को नील्स बोहर ने इसके अंदर लाकर ऐड किया था। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ ये बताएं कि जो है वो इस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे बनाया गया था। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो जाहिर सी बात है कि वो हेनरी मोज़ले ने डिस्कवर किया था, और जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये वर्नर, ब्यूरी और बोहर 3 साइंटिस्ट उन्होंने मिलकर पेश किया था। तो पीरियोडिक टेबल में क्या है कि तमाम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज कर दिया गया है, एलिमेंट नंबर 1 टू एलिमेंट नंबर 118। तो देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री, या टोटल 118 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तमाम ही एलिमेंट्स को इसके अंदर अरेंज किया गया है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसमें डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं असल में। तो एलिमेंट्स जो है वो आर दो सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट एटम्स या ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो टोटल 118 तरह के एटम होते हैं। ये भी कह लें कि टाइप्स ऑफ एटम, अगर आपसे पूछे कि टोटल टाइप्स ऑफ एटम कितने होते हैं, तो 118 तरह के एटम होते हैं। और उनके टाइप्स अलग किस तरह से हो रहे होते हैं? ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बढ़ते रहते हैं और आखिरकार एलिमेंट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हर एक डिफरेंट एलिमेंट में अलग होती है, मतलब प्रोटॉन्स का होना। इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम के अंदर सेम हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी 2 एटम के अंदर सेम हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स के अंदर सेम हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स कभी भी 2 एलिमेंट्स के अंदर सेम नहीं हो सकते। लाजमी अगर प्रोटॉन चेंज हो रहा है, प्रोटॉन का नंबर, तो वो एक अलग एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम प्रोटॉन का नंबर कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक तरह से जो है वो NIC नंबर होता है किसी भी एलिमेंट्स का। जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 लोगों को NIC नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जो है वो 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। बाकी हाँ, एटॉमिक मास मतलब सेम हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं, बहुत बार होता है। जैसे आर्गॉन के पास भी 40 मास नंबर उसका होता है, पोटेशियम और आर्गॉन के अलावा कैल्शियम का भी 40 होता है मास नंबर। तो मास नंबर सेम आ जाते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर हमेशा डिफरेंट होता है। अच्छा, और एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप भी पॉसिबल होते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से अलग अलग उसके जो है वो आइसोटोप्स हमारे पास बन रहे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 बन रहे होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, इस तरह से। तो एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। अच्छा, कभी कभार होता है एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जैसे कि कैल्शियम और आर्गॉन दोनों का मास नंबर 40 बट एटॉमिक नंबर अलग है, तो उसको क्या कहते हैं?
नहीं, एलोट्रोप्स नहीं कहता, एलोट्रोप्स तो फिजिकल सेम केमिकल एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये होती है एलोट्रोप। मतलब आर्गॉन और कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे कि आर्गॉन आप देखेंगे तो कैल्शियम का भी 40 होता है मास नंबर, और जैसे अगर हम आर्गॉन की बात करेंगे तो आर्गॉन का भी 40 होता है। तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं ये, ठीक है, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। उसको फिर हम आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स तो अलग होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं। आइसोटोप एक होता है और एक आइसोटोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोटोन के बारे में मैं बता रहा था आपको। चले ठीक है ना, हम आप डिस्कस करते हैं लाइक अबाउट पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली चीज़ तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जो है ना एलिमेंट्स को जब आप अरेंज करते हैं तो हम यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स की सूरत में जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रॉज होते हैं, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं वो 16 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और पीरियड्स जो हमारे पास होते हैं टोटल वो 7 पीरियड होते हैं, 1 till 7, 7 पीरियड हैं और 16 ग्रुप्स हमारे पास हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हम ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट तरह के, और हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ग्रुप्स को देखते हैं तो ग्रुप्स को हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक ए और एक बी, जिसको हम कहते हैं मेन ब्लॉक ए और मेन ब्लॉक बी। तो मेन ब्लॉक ए और मेन ब्लॉक बी में डिवाइड कर देते हैं। मेन ब्लॉक ए वाले जो हैं वो 1A से लेकर 8A तक होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या उन्हीं को कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। तो टिपिकल एलिमेंट्स कह लें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कह लें, बात एक ही है। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज मेजॉरिटी में यूनिवर्स में यही एग्जिस्ट करते हैं। हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो है ना वो किसी भी जगह पर जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की ही होती है, ट्रांजिशन की नहीं होती है। जैसे तो यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट आपके पास है वो हाइड्रोजन है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में हीलियम है, वो भी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर जो गैस मौजूद है वो नाइट्रोजन है, 78%, वो रिप्रेजेंटेटिव है। और सेकंड नंबर पे जो है वो ऑक्सीजन है, 21%, वो भी रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरह से अर्थ के अंदर बात करें, सबसे ज़्यादा पानी है अर्थ के अंदर, पानी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव है, ऑक्सीजन है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरह अर्थ क्रस्ट के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो सिलिका है, सिलिका के अंदर ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर पे है, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। सिलिकॉन सेकंड नंबर पे, वो भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। अबंडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह से अर्थ क्रस्ट के अंदर बात करें तो मेटल्स में सबसे ज़्यादा जो मौजूद है वो एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम भी आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ही है। That's why they are called नुमाइंदा अनासिर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स, बिकॉज हम इसको बताइए दुनिया में मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं या बड़ी तादाद में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को तो नाम इसलिए। सेकंड हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो 1B से 8B तक आते हैं, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ें मैं लिखा नहीं रहा, आप खुद पॉइंट्स चाहें तो बहुत ईजी बातें ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ न्यू बातें मिलेंगी लेकिन 10 बातें न्यू सीखोगे तो वो सब बातें आप लिख सकते हो अपने पास। ट्रांजिशन एलिमेंट्स 1B से लेकर 8B तक। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं इन्हें? वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? कोई बता सकता है कि ट्रांजिशन के मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स 1B से 8B वाले, ट्रांजिशन के क्या मतलब होते हैं? यस, ट्रांजिशन के मतलब होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जंप करना, लोअर से हायर और हायर से लोअर की जानिब, एक्साइटेशन। तो चूंकि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक्साइटेशन में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। सेकेंडरी चैप्टर 5 में आप उसको पढ़ेंगे जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, तो वहाँ पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है वो DD ट्रांजिशन होती है। DD ट्रांजिशन किसे कहते हैं कि T2G से AG ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रही होती है, जिससे कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके जो है ना वो एक शेल पे नहीं रहते हैं, मतलब सेकंड लास्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट के बीच में जहाँ मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। इस वजह से हर वक्त वो लाइट एजेक्ट करते रहते हैं, तभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, हर तरह के कलर आते हैं। तो ये दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन ट्रांजिशन स्टेट। इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लोअर पे जंप करते रहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तो ग्रुप्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं कि जब हम बात करेंगे ग्रुप्स को, तो पीरियोडिक टेबल की जब बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स भी हैं और पीरियड्स भी हैं। तो जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं दे आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्रुप्स हैं तो ग्रुप्स के फर्दर फिर हम जो है वो 2 पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास A है और एक हमारे पास B है। A को मैंने अभी आपको बता दिया, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और B को मैंने बता दिया, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, वेरी सिंपल थिंग, जिसको टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो फर्दर ये दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, एस और पी ब्लॉक में, ठीक है। एस में 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाते हैं और पी में 3A से लेकर 8A तक के ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 1A 2A, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो दिस इज, ये हमारे पास एस ब्लॉक है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से पूरा अगर कॉर्नर तक जाए तो दिस इज पी ब्लॉक। अच्छा, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्यों, इसकी क्या वजह है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर जो है वो एंटर होता है, दैट्स वाई इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। दोनों में एस के अंदर एंटर होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर S1 में एंटर होगा, इसकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 हो जाएगी, और इसमें NS2 में जाकर एंटर होगा तो जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन NS2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो p ऑर्बिटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जाकर एंटर होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो फाइनल इलेक्ट्रॉन जो होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो p में जाकर एंटर करेगा। P1 P2 P3 P4 P5 P6 ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इनमें से कुछ होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3A में बात करें तो इसमें हमारे पास इसकी जनरल कन्फिग्रेशन NS2 और NP1 हो जाएगी, ठीक है। NS2 NP2 हो जाएगी, फिर NS2 NP3 हो जाएगी, फिर NS2 NP4 हो जाएगी, फिर NS2 NP5 हो जाएगी, और फाइनली यहाँ पर NS2 NP6 हो जाएगी। ये हमारे पास सारे जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दो में डिवाइड करते हैं, और फिर एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप हैं, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप हैं। एस ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप होता है 1A ग्रुप, जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। जिसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, मेटल्स इसलिए कहते हैं सारे के सारे मेटल हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को जो प्लेस किया जाता है, आपको पता है इसकी एनोमलस पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन की कंट्रोवर्शियल पोजीशन है, चैप्टर 2 में आपने डिस्कस किया है हाइड्रोजन के अंदर। तो हाइड्रोजन की पोजीशन 1A भी हो सकती है, 4A भी हो सकती है, और 7A भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो 1A में इसको रखा गया है, तो ये असल में ये ज़रूरी नहीं कि 1A में रखा है, 4A और 7A में भी रख सकते हैं, क्योंकि 1A से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं इसकी मैच नहीं करती। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो ये खुद नॉन मेटल है, जबकि सारे अल्कली मेटल्स हैं वो, बाकी लिथियम वगैरह सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स की मैंने बताया था कि यम इनके नाम में आ रहा होता है, लास्ट में इसका जो सफिक्स होता है लाह का जो होता है वो यम होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इस तरह से नाम आ रहे होते हैं। इसके लिए फिर निमोनिक जो है वो मैंने आप सबको शीट प्रोवाइड किया। आई थिंक जो बच्चे लेट आए तो उनको शीट फिलहाल नहीं मिली होगी, लेकिन वो नीचे भी निमोनिक मैंने लिख दी है। वो तमाम ही स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स उनको याद होती हैं, 1A से लेकर 8A तक, और ट्रांजिशन के भी सारे सीरीज़ के मैंने हाली नहीं की रब से फरियाद सारे ही निमोनिक लिख दी है इसमें मैंने, ठीक है। तो आप उसको जो है वो रिमेंबर, अगर याद नहीं है तो याद कर सकते हो किसी ग्रुप के बारे में। इससे क्या होता है, ईजिली आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो रिमेंबर हो जाता है, याद हो जाता है, ठीक है। तो नीचे निमोनिक मैंने लिखी हुई है, ठीक है, बॉक्स बनाकर। तो अब इसके बाद क्या है कि अब हम बात करते हैं, तो अच्छा एलिमेंट्स के नेम्स भी आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। जस्ट निमोनिक सिंबल्स से याद करने से कुछ भी नहीं होता, एटलीस्ट एप्टीट्यूड लेवल पे तो कुछ भी नहीं होता। सिंबल्स तो याद है ही हैं, हाल ही नहीं के HLINA KRBC SFR, लेकिन अब उसके अंदर जाहिर सी बात है एलिमेंट्स के नेम भी तो पता हो ना, क्या नाम है, सिर्फ सिंबल तो नहीं पता होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, हाल ही नहीं है वो, ली नहीं है वो, या रब नहीं है वो, RB, रुबिडियम है, फरियाद नहीं है वो, फ्रांशियम है। तो आप सिंबल तो याद कर लोगे, लेकिन आपको नाम उससे तो याद नहीं होगा। नेमिंग आपको अलग तरह से याद करनी पड़ेगी, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अच्छा, इस तरह से 2A ग्रुप हमारे पास होता है, दैट इज़ हमने उसको तो निमोनिक याद की है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इस तरह से, ठीक है। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। वो नेम्स मैंने लिखे हैं टेबल में सारे। इस तरह से 3A ग्रुप बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। उसके बाद 4A ग्रुप है केमिस्ट्री सर्किट संख्या प्रॉब्लम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। 5A ग्रुप है, दैट इज़ नसीम पास सब बिंदास उसको कहते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। उसके बाद 6A ग्रुप है और सल्मा सेल की 3 पॉकेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। 7A ग्रुप है, दैट इज़ हैलोजेंस, ये हमारे पास हैं फिरकल बहार आत्मा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। 8A ग्रुप हमारे पास है, हीना और करीना जीवित रहे, दैट इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो आपको नेम्स याद होने चाहिए हर एलिमेंट के, एटलीस्ट वो याद होते ही हैं, 3-4 के नहीं याद होंगे शायद, तो वो याद करना होगा। किसी को याद नहीं होंगे तो 5-6 के नहीं होंगे बस, क्योंकि इन सेकेंडरी में आकर अच्छे खासे याद हो चुके होते हैं पहले, ठीक है। नीचे के एलिमेंट्स हैं वो याद नहीं होते, चूँकि बहुत रेयर होते हैं ना, तो वो कोशिश करें कि ट्रांजिशन नहीं, पहले तो प्रिडेटरी तो सारे याद होने ही चाहिए, फिर ट्रांजिशन पे बात करूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर एलिमेंट टू एलिमेंट अगर हम डिस्कशन करें
तो कौन से एलिमेंट्स की अकरेंस कहाँ पाई जाती है या उसकी नेमिंग या इस तरह की चीज़ें, हर एलिमेंट के बारे में एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर तैयार हो जाए। तो H है तो हाइड्रोजन, पूरा चैप्टर 2 इसके ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर है। किसने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को? कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर, वाटर जनरेटिंग गैस है, वाटर प्रोड्यूसर है, दैट्स वाई हाइड्रोजन कहते हैं उसको, ठीक है। और आप ये इसको सिंपलेस्ट एटम इन पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एटॉमिक नंबर है और मास नंबर इसका एक होता है, और यही है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है, बाकी सबके अलग है एटॉमिक नंबर मास नंबर। हाइड्रोजन वाहिद है इसका दोनों 1 1 होता है, बाकी किसी का सेम नहीं है, सबके अलग ही हैं। Li इज लिथियम। लिथियम को हम कह सकते हैं कि लिथियम का जो वर्ड है ना वो लिथोस से निकला है। लिथियम का जो वर्ड है वो निकला है लिथोस से, LITHOS। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, ठीक है। लिथोस के मतलब होता है पत्थर, लिथियम, ठीक है। तो ये पत्थर से पहली बार इसको ज़मीन से मिनरल से निकाला गया था, दैट्स वाई इसको लिथियम कहते हैं, लिथोस की वजह से। और ज़मीन के नीचे जो पत्थरों की एक लेयर होती है ना, जियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर ज़मीन का वो पार्ट होता है जहाँ पर पत्थर बहुत सारे मौजूद होते हैं, इस तरह है ना, बहुत सारे अर्थ क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, मेंटल है, कोर है, बहुत सारी चीज़ें अर्थ के अंदर जियोलॉजिकल मौजूद हैं। अच्छा, अल्कली मेटल्स इनको कहा जाता है। अल्कली के क्या मतलब होते हैं? अल्कली मतलब हाईली रिएक्टिव नहीं होते, ये होते तो सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, लेकिन अल्कली का मतलब हाईली रिएक्टिव नहीं होते। फिर वो बता सकता है? यस, अल्कली जो है ना एक अरबिक वर्ड है। अल्कली जो है वो अरबिक वर्ड है। ज़्यादातर जिन मैंने बताया था जिन नामों के साथ AL अल लगा हुआ होता है ना, वो अरबिक ओरिजिन से आए हुए होते हैं, आपके पास अरबिक लैंग्वेज से आए हुए होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, अलजेब्रा, एल्गोरिथम, ठीक है, इस तरह एल्डिहाइड, इस तरह से अल्कली, अल्केमी, अल्केमिस्ट, ठीक है, इस तरह स्टार्स के नाम अल लगा होता है उसमें बहुत सारे नामों में। तो AL अल जब लगा होता है तो इससे ये समझ में आता है कि ये नाम अरबिक ओरिजिन से हैं। मतलब मुसलमान साइंसदानों ने सऊदी अरब के या फिर अरब के दौर के मुस्लिम गोल्डन पीरियड के दौर में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जैसे अलजबरा का ख्वारिज़मी ने किया और बहुत सारे और। तो अल जो लगा होता है ना तो वो बता रहा होता है कि ये सर, तो अल्कली एक अरबिक वर्ड है और अल्कली के मतलब होते हैं बेस या बेस फॉर्मर, बेस बनाने वाले। तो ये सारे बेस फॉर्मर होते हैं, इनको पानी में डालते हैं तो ये बेस बनाते हैं। सोडियम को पानी में डालो, ऐसे दिमाग में रिएक्शन बनाओ, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन कास्टर के अंदर सेल में भी हो रहा होता है, सोडियम को वाटर रिएक्शन करवाते हैं डिन्यूटर के अंदर, नेल्सन सेल के अंदर भी हो रहा होता है ना, चैप्टर 4 सेकेंड ईयर, जिसमें हम क्या करते हैं कि वो वाटर ट्रफ में गिराते हैं सोडियम को, तो NaOH की फॉर्मेशन होती है, कास्टिक सोडा, तो बेस की फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स वाई अल्कली मेटल कहते हैं। अच्छा, हाईली रिएक्टिव वजह से साथ कह रहे हैं कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह क्या है इनकी, वो बताएगा वजह क्या है? मुझे तो सभी को पता, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की क्या वजह? नहीं, लास्ट सेल में और कोई रीज़न? लॉस आराम से कर सकते हैं, सिंपल है, दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। तो ग्रुप ट्रेंड पे जब अभी आऊँगा तो बताऊँगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इनकी बहुत ज़्यादा लो होती है, डाउन होती है, IP वैल्यू जो है उनकी बहुत ज़्यादा डाउन होती है, स्लो होती है, आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, दैट्स वाई दे आर रिएक्टिव मेटल। और जो एलिमेंट आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस ना कर सके वो लेस रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। और क्यों करते हैं तो वो आगे का टॉपिक है कि आराम से क्यों कर देते हैं। जब मैं ग्रुप ट्रेंड बताऊँगा ना, IP ट्रेंड, तो वहाँ बताऊँगा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ पीरियोडिक टेबल को, उसी में 1 घंटा निकलने वाला है सिर्फ इंट्रोडक्शन में, तो वरना पढ़ना तो पूरा साल इसी को है, मैं मतलब जो भी पढ़ना है आखिरी पेपर तक तो यही पढ़ना है, इसी के बारे में डिस्कशन हम कर रहे होंगे, पीरियोडिक टेबल में ऐसा होता है वैसा होता है, वही चलता रहेगा। क्योंकि जब भी हमको टॉपिक लेकर आते हैं पीरियोडिक टेबल जहन में फ़ौरन से डालते हैं, फॉर्मूला लिखना हो, इक्वेशंस बनानी हो, बैलेंसी लिखनी हो, कोई ट्रेंड बताना हो, कुछ भी करना, पीरियोडिक टेबल माइंड में आना ही चाहिए आपको। वो नहीं आएगा तो ना रिएक्शन हो पा रहे होंगे, ना फॉर्मूला लिखा जा रहा होगा, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा होता ना, रट्टा मारना पड़ जाता है सब कुछ इसकी वजह से। Na दैट इज सोडियम। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल जो है वो लैटिन से आए हैं, हमारे पास लातिनी लफ्ज़ ज़बान से हैं। बच्चे बोलो, को सवाल कर रहे हो? बेस फॉर्मर और बेसिक इन नेचर, हाँ बिल्कुल नहीं, डिफरेंट चीज़ें हैं। ये बेस नहीं होते हैं, अल्कली का मतलब बेस नहीं है ना, बेस फॉर्मर है, बेस बनाने वाला। सोडियम खुद बेस नहीं है, सोडियम खुद बेस कतई तौर पर नहीं है। बेस या एसिड हमेशा कोई कंपाउंड होता है, कंपाउंड को हम एसिड बेस या सॉल्ट कह रहे होते हैं। कभी कोई एलिमेंट एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल नेचर नहीं रख सकता है। कंपाउंड जैसे कि इसी सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाए तो बेसिक है, बेस है। इसी सोडियम का ऑक्साइड भी बना दूंगा ना तो वो बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, लेकिन सोडियम खुद बेस नहीं है। एलिमेंट्स बेस या एसिड नहीं होते हैं। कोई भी एलिमेंट आप एसिडिक नहीं बता सकते कि सर पीरियोडिक टेबल में फला एलिमेंट एसिडिक है या फला एलिमेंट बेसिक है, क्योंकि बेस या एसिड या सॉल्ट होना एक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। चूँकि एसिड वो होता है जो H+
देते हैं। बेस वो है जो कि H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कंपाउंड होना पड़ेगा उसके लिए, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं कर सकता ये काम। तो अल्कली मतलब होता है बेस फॉर्मर, बेस बनाने वाले, क्योंकि जो उस बेस की फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम Na, अच्छा मैं बता रहा था लैटिन से आया, लातीनी ज़बान से कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं। ब्लू कलर, येलो कलर से जो आपको दिख रहे हैं ना बहुत जगह पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो येलो हाईलाइट, वो सारे येलो हाईलाइट का मतलब ये वो नेम्स हैं जिनका सिंबल उनके नाम से मैच नहीं खाता है। और Na तो आपने 9th क्लास से ही पढ़ना उसको स्टार्ट किया था कि ऐसा इसमें कुछ होता है। Na को सोडियम कहते हैं, Na से नाम इसका शुरू ही नहीं होता। अच्छा Na क्यों कहते हैं? बिकॉज नेट्रियम, नेट्रियम इसका लैटिन नेम है, लातीनी ज़बान में इसको नेट्रियम कहा जाता है। सोडियम जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि ये कॉमन सॉल्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास है और ये भी रिएक्टिव है। के होता है पोटेशियम, पोटेशियम के है और इसको केलियम कहते हैं, ठीक है। आर भी है रुबीडियम, CS है सीजियम। सीजियम किन हवालों की वजह से मशहूर है? सीजियम किस तरह से मशहूर हो सकता है? सबसे ज़्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको हम सीजियम को कहते हैं, 0.7 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सीजियम की है, 0.7। अगरचे फ्रांशियम की भी 0.7 ही होती है, बट जैसे कि हमारे सिंध बोर्ड में भी और एप्टीट्यूड में भी जो है वो CS को ही हम लिख रहे होते हैं 0.7, ठीक है। वैसे फ्रांशियम भी 0.7 ही है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड्स को चेक करेंगे प्रोडक्ट टेबल में तो दोनों की 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सीजियम को एक और वजह से ये मशहूर है क्योंकि सीजियम जो है वो दैट इज़ कि ये कह लें कि सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल है। सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है पूरे प्रोडक्ट टेबल में वो सीजियम है। चूँकि अल्कली मेटल्स आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही हैं, सीजियम और ज़्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्योंकि सीजियम की IP वैल्यू अल्कली मेटल में भी सबसे डाउन होती है, क्योंकि शेल सबसे ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई। इसलिए सीजियम इज़ द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इसी सीजियम का एक और काम आप फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं शायद ना, फिजिक्स के अंदर आप सीजियम को डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप उसमें जब टाइम की यूनिट आपने जब सेकंड पढ़ी है ना, तो टाइम जो एटॉमिक क्लॉक आप कहते हैं जिसने जो स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की बनाई गई है, तो सोडियम के क्रिस्टल्स की वाइब्रेशंस उसको हम देखते हैं कितना वाइब्रेशन होता है, तो वो 1 सेकंड कंसिडर किया जाता है। वो फिजिक्स के अंदर आपने वो जब मैट्रिक फिजिक्स में जब चैप्टर 2 होगा ना मेजरमेंट वगैरह, उसमें जब ऐसा यूनिट पढ़ लेते हैं ना लेंथ की, मास की यूनिट और इस तरह से टाइम की यूनिट, तो उसमें बताया गया था पेरिस में एक म्यूजियम है उसके अंदर रखा गया लेंथ 1 बार रखा गया, उसको 1 मीटर कह दिया गया है। इस तरह से सीजियम के क्रिस्टल्स वाइब्रेट जो करते हैं उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन की सूरत में हम उसको 1 सेकंड कह रहे होते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक क्लॉक है, वो स्टैंडर्ड है, उसमें कमी ज़्यादा नहीं हो सकती है। वरना हर घड़ी जो है ना वो कहीं ना कहीं सेकंड का मिस्टेक दिखाती है। नॉर्मल घड़ी जो आप दुकानों से खरीदते हैं वो घड़ी जो है वो 1 साल के अंदर तकरीबन 10 मिनट तक डेविएट कर जाती है। 1 साल में 10 मिनट तक डेविएशन हो जाती है घड़ी के अंदर, तो आपको सही करना पड़ता है घड़ी थोड़ी थोड़ी देर 1-1 साल के बाद। इस तरह बहुत बड़ी घड़ियाँ जैसे कि राडो, रोलेक्स, सीको 5, ये तो बहुत बड़ी जो घड़ियाँ होती हैं जो कि महंगी घड़ी होती है, लाखों में जो आती हैं, उनमें भी क्या होता है कि 1 साल के अंदर 2 से 3 सेकंड का फ़र्क आ ही जाता है। 1 साल घड़ी में 1 सेकंड 2 सेकंड का फ़र्क आएगा ही आएगा। इस वजह से क्या होता है टाइम की यूनिट डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए सीजियम को हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जो कि हमेशा सेम टाइम पे वाइब्रेट करता है, क़यामत तक वो सेम टाइम पे वाइब्रेट करेगा और 1 सेकंड पूरा करेगा। तो वो स्टैंडर्ड ऐसा ही सिस्टम इस तरह से MKS सिस्टम्स को बनाया गया ना, ये फिजिक्स का टॉपिक है। अच्छा, सीजियम की जब हम बात करेंगे तो 0.7 है। फ्रांशियम के हवाले से अगर कोई ख़ास बात आप जानते हैं, पहली बात तो रेडियो एक्टिव है। जितने भी प्रोडक्ट टेबल के लास्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, वो रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक है। तो फ्रांशियम के बारे में लिक्विड मेटल है, मरकरी एक लिक्विड मेटल, उसके साथ फ्रांशियम भी एक लिक्विड मेटल होता है। अगर हम मरकरी को सिर्फ कहते हैं कि तो ओनली लिक्विड मेटल, बट फ्रांशियम भी लिक्विड है। सेकंड पे आते हैं 2A ग्रुप में अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कलीन तो मतलब ये भी बेस फॉर्मर होते हैं, और अर्थ मेटल से क्या मुराद है? ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मिनरल्स की सूरत में ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं। बी हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम के हवाले से ख़ास बात यह है कि ये तमाम ही इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो बेरिलियम और मैग्नीशियम आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ड्यू टू दिस स्मॉलर साइज़, इसलिए पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स भी बना रहे होते थे ये, ठीक है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम का मेटल इस वजह से भी ख़ास है कि इसी मेटल पर जो है वो अल्फ़ा रेस को स्ट्राइक करवाया था जेम्स चैडविक ने और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर भी बेरिलियम आपको पढ़ने को मिलता है, सिल्वर जैसा एक मेटल होता है ये बेरिलियम, और इस पर जब अल्फ़ा रेस को स्ट्राइक किया जाता है तो न्यूट्रॉन इजेक्ट करता है ये बेरिलियम। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारे पास दैट इज़ के वायर की सूरत में एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम वायर। और नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम बोन्स के अंदर आपको पता है होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बारे में कोई वैल्यूएबल बात नहीं है। बेरियम
के बारे में भी कोई ज़्यादा वैल्यूएबल बात नहीं है। रेडियम जो है वो हमारे पास इट इज़ द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड। पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ था दैट इज़ कॉल्ड रेडियम, जिसको मैडम क्यूरी ने और पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये कुछ हो गए। बाकी जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएंगे तो उनको डिटेल डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 जब हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर का। तो फिर वही बात है कि मैं बहुत सारे डिटेल्स छोड़ रहा हूँ, बट हमारा टॉपिक जल्दी ख़त्म करना है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो थर्ड, इसके बाद 3A ग्रुप की तरफ आते हैं। sp ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, बोरॉन फैमिली इसको कहा जाता है, इनका बस एक नाम है, बोरॉन से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेटल्स ऑन मेटल मेटलॉइड को भी हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं एक तरह से। ठीक है, हमने क्या किया होता है असल में कि यहाँ पर एक बोरॉन से एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया होता है एस्टाटीन तक, और एक जो है वो हमने जर्मेनियम से ड्रॉ कर दिया होता है इस तरह से एक डायगोनल पोलोनियम तक। तो टोटल 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि इस एरो के अंदर आ रहे हैं। उनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। इनका मेटालॉइड्स या सेमी मेटल्स कहा जाता है। इनको मेटालॉइड्स कहते हैं या सेमी मेटल्स कहते हैं, क्यों? बिकॉज इनकी डुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है, मेटल नॉन मेटल दोनों नेचर रखते हैं। अब उसके अंदर भी ये केमिकली जो बिहेव करते हैं नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, फिजिकली ये मेटल की तरह होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बोरॉन इसमें हमारे पास पहला जो है वो आपके 3A ग्रुप में आपको मेटालॉइड मिलता है, जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों कैरेक्टरिस्टिक रखता है। तो बोरॉन की बोरिक एसिड्स और इसके जो है वो बोरेक्स वगैरह इसके जो है फेमस कंपाउंड्स हैं बोरॉन के। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे पास, मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, इसके बारे में पूरा कंप्लीट टॉपिक है चैप्टर 4 में। गैलियम जी है, गैलियम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिस एलिमेंट की है, जिस मेटल की है, गैलियम हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होती है बॉडी टेम्परेचर जितनी होती है। कि गैलियम एक है सिल्वर जैसा मेटल है, सिल्वर कलर का, लेकिन अपने हाथ पे आप इसको रखेंगे तो क्या होगा, हाथ पे ये डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा हाथ में। तो ये इतना ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है कि बॉडी टेम्परेचर से ही मेल्ट हो जाता है। गैलियम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला जो एलिमेंट है वो आपका गैलियम है। ठीक है, यह जो मेटल है। आयन इंडियम है, इंडिया के नाम से इसको रखा गया इंडियम। नेक्स्ट इज Tl थेलियम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कोई बात इसके बारे में नहीं है। 4A ग्रुप में आते हैं, दैट इज़ कार्बन फैमिली, डुअल वैलेंसी जिनकी होती है, कार्बन फैमिली +4 -4 दो वैलेंसी रखते हैं, और दैट इज़ कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। सी कार्बन एलिमेंट ऑफ लाइफ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर टिकी हुई है। ठीक है, आप जानते हैं। Si सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह को बनाने के लिए सिलिकॉन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चिप्स वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिलिकॉन। नेक्स्ट इज Ge जर्मेनियम, जर्मेनियम को भी आप जानते हैं सेकेंडरी फिजिक्स में आप पढ़ लेंगे, डोपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सर्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। Sn फिर एक और नाम ऐसा आ गया जो कि आपके पास लैटिन से आया है, Sn स्टैनम। ठीक है, Sn स्टैनम है लेकिन उसको टिन कहते हैं। ठीक है, Sn या टिन का के बारे में एक वैल्यूएबल बात यह है कि इनके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं इस ग्रुप के जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, दैट इज टिन एंड लेड। इनके इनर्ट पेयर इफेक्ट किसे कहते हैं कि डुअल वैलेंसी हो जाती है, इसकी वजह से इनकी वैलेंसी +2 भी होती है +4 भी होती है, लेड की वैलेंसी +2 भी होती है +4 भी होती है। नॉर्मल कंडीशन में +2 होती है, एक्सट्रीम कंडीशन पर +4 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है, जो टिन और लेड में आपको देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्या वैलेंसी +2 होती है ना, नॉर्मली +2 होती है, एक्सट्रीम कंडीशन में +4 होती है। इनर्ट पेयर इसलिए कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो होते हैं ना, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के बाद आ रहे होते हैं तो वो इनर्ट हो जाते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। तो आगे मैं डिटेल इसको डिस्कस करूँगा, अभी नहीं बता रहा इसको, बस इसका याद रखें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। टिन और लेड। ठीक है, Sn टिन है, टिन के बारे में एक और मशहूर बात याद रख लें कि इट हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। इसके ग्रेटर नंबर ऑफ आइसोटोप होता है, 10 आइसोटोप होते हैं टिन के Sn के। तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप हमारे पास टिन के Sn के। P भी है हमारे पास लेड, जिसको उर्दू में सीसा कहा जाता है, लैटिन नेम है प्लम्बम। लेड के बारे में ख़ास बात यह है कि लेड इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है लेड है, क्योंकि लेड के बाद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर लेड आर रेडियो एक्टिव इन नेचर बिकॉज उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। लेड का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद सारे अनस्टेबल हो जाते हैं। तो लास्ट स्टेबल एलिमेंट आपके पास जो होता है वो आपके पास लेड है। ठीक है, उसके बाद सारे अनस्टेबल है। ठीक है, अब आते हैं 5A ग्रुप पे, नाइट्रोजन फैमिली। इसको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो पिक्टोजेंस भी कह सकते हैं, दोनों नाम इसके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एन है नाइट्रोजन। एक बात बस याद रख लें कि जो है वो इसकी ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आपका किसमें, एटमॉस्फेयर में 78% एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन, हवा में, एयर में, और लेस रिएक्टिव इन नेचर होता है।
क्यों? बिकॉज इसमें p ऑर्बिटल हाफ फील्ड होते हैं, px1 py1 pz1। तो p ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होते हैं, p ऑर्बिटल फुल फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो, दोनों सूरतों में स्टेबल हो जाता है कोई भी ऑर्बिटल। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन की वजह से नाइट्रोजन कैसा होता है? स्टेबल इन नेचर होता है, और जब स्टेबल होता है तो फिर लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए हवा के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, लेकिन जब भी किसी चीज़ से रिएक्शन करना होता है तो ऑक्सीजन करता है, नाइट्रोजन नहीं करता। ठीक है, जैसे कि जंग लगना है तो जंग भी ऑक्सीजन की वजह से लगता है, नाइट्रोजन की वजह से नहीं लगता। इस तरह अगर कोई चीज़ आप जला रहे होते हैं, सुई गैस या माचिस की तीली या कोयला जला रहे होते हैं, तो नाइट्रोजन का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता, ऑक्सीजन की वजह से कोई चीज़ जल रही होती है, कंबस्शन हो रही होती है। तो नाइट्रोजन क्यों नहीं रिएक्शन करता इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद, 78% होने के बावजूद? बिकॉज ये स्टेबल नेचर का होता है। और स्टेबल क्यों होता है? चूँकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है तो पी शेल हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हमेशा स्टेबल होती है। केमिस्ट्री का सिंपल सा फंडा है, रूल है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि ये पी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारे पास दो एलोट्रोप्स की सूरत में एग्जिस्ट करता है, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। एक रेड कलर का होता है और एक वाइट का होता है। तो रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस दो इसमें एग्जिस्ट करता है, और ये मैक्सिमम ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जो ऑक्टेट रूल को नलीफाई कर रहे होते हैं, जैसे PCl5 वगैरह बना रहा होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अच्छा, फॉस्फोरस आपको कहाँ पर मिलेगा? माचिस की तीली जो है, माचिस की तीली पे जो बुरादा लगा हुआ होता है, मसाला जो होता है माचिस की तीली में, वो फॉस्फोरस से बना हुआ होता है, ब्लू और रेड टाइप का जो हो रहा होता है। ठीक है, मैच स्टिक में जो मसाला होता है मौजूद। ए ऐसे आर्सेनिक। आर्सेनिक की मशहूर बात, मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आर्सेनिक जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा जहरीला जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सबसे टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा जिसकी है वो आर्सेनिक है, मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट। इस तरह से आर्सेनिक के बाद एसबी फिर से लैटिन नेम आ गया, एंटीमनी। ठीक है, तो एंटीमनी किस चीज़ में होता है? सुरमा। सुरमा होता है ना आंखों में जो सुरमा लगाते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ एंटीमनी। ठीक है, एसबी जिसका सिंबल होता है, स्टिबिनम इसका जो है वो लैटिन नेम है। ठीक है, आंखों को सुरमा, दैट इज़ एंटीमनी। BI बिस्मिथ। बिस्मिथ का कोई खातिर ख्वाह इस्तेमाल नहीं है, वैल्यूएबल। तो आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास 6A ग्रुप। 6A ग्रुप को हम एक और नाम देते हैं, दे आर आल्सो नोन एज चैल्कोजेंस। यस, चैल्कोजेंस कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली भी कहलाता है, ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। ऑक्सीजन 21% पार्ट ऑफ अवर एयर। ऑक्सीजन गैस किसने डिस्कवर की? ऑक्सीजन गैस किसने डिस्कवर किया? जे प्रीस्ले, जोसेफ प्रीस्ले ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन गैस को। तो दो साइंटिस्ट ने वैसे किया था अलग अलग टाइम्स में अपने, कभी तो शैली का भी नाम आता है, कार्ल विलियम शैली, और शैली प्रीस्ले का भी नाम आता है। ज़्यादातर किताबों में प्रीस्ले लिखा होता है। दोनों ने अलग अलग मेथड से कुछ महीनों के फ़र्क से डिस्कवर किया था। ठीक है, तो कुछ किताबों के लिहाज से शैली है, कुछ किताबों के लिहाज से हमारे पास प्रीस्ले है। और किसने बताया था कि 21% पार्ट ऑफ आवर एयर इज ऑक्सीजन गैस? ये किस साइंटिस्ट का काम था? यस, लवॉइजियर, एंथोनी लोरेंथ लवॉइजियर। लवॉइजियर जो थे एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि 21% पार्ट एयर का जो है वो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन के बाद है हमारे पास सल्फ़र, जिसको उर्दू में गंधक कहा जाता है। सल्फ़र आप जानते हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है इसको। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेनियम। ऐसी सेलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके शैम्पू में मौजूद होता है ना, शैम्पू के अंदर जो एलिमेंट होता है वो दैट इज सेलेनियम। ऐसी सेलेनियम के बाद हमारे पास है टेलोरियम एंड पोलोनियम। टेलोरियम का तो कोई खास इस्तेमाल नहीं है, टी का। पोलोनियम है PO। पोलोनियम भी एक रेडियो एक्टिव नेचर रखता है, और पोलोनियम से हम क्या करते हैं, इसे हम एटॉमिक रिएक्टर्स को चला रहे होते हैं। ज़्यादातर या तो यूरेनियम इस्तेमाल किया जा रहा होता है रेडियो एक्टिव फ्यूल के तौर पे, या फिर पोलोनियम मेटल को ब्रीडर रिएक्शंस वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे चैप्टर 2019 कुछ होगा सेकंड ईयर का, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर पोलोनियम मेटल को भी पढ़ोगे कि किस तरह से उसकी अफजोदगी की जाती है, किस तरह सेंट्रीफ्यूज के अंदर उसको मतलब उसको कन्वर्ट किया जाता है रेडियो एक्टिव फ्यूल के अंदर, तो वो पोलोनियम है। तो पोलोनियम और यूरेनियम दोनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं एटॉमिक पावर जनरेट करने के लिए, रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। और ये पोलोनियम भी आप जानते हैं कि ये मैडम क्यूरी की डिस्कवरी है। सेकंड जो एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किया था वो पहला रेडियम मैंने यहाँ बता दिया आपको, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड उन्होंने पोलोनियम डिस्कवर किया था, वो यहाँ पर रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। और पोलोनियम जो आपके पास है दैट इज़ पोलैंड के नाम से ही निकला है, क्योंकि पोलैंड में पैदा हुए थे मैडम क्यूरी, तो अपने मुल्क के नाम पर उन्होंने उसको पोलोनियम रखा था इसका नाम। नेक्स्ट आते हैं हम उसके बाद 7A ग्रुप, हैलोजेंस। हैलोजेंस 7A ग्रुप है। इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं? सॉल्ट फॉर्मर। हैलो मतलब सॉल्ट, जेन मतलब प्रोड्यूसर। सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं सारे NaCl, NaF, NaI, जो सारे सॉल्ट में हैलोजेंस आपके पास होता है। 7A ग्रुप इसको हम कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है। फ्लोरीन आप जानते हैं एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके टूथपेस्ट के अंदर मौजूद होता है, दैट इज़ फ्लोरीन।
टूथपेस्ट के अंदर होता है फ्लोरीन, और उसके अलावा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4.0, या मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी उसको हम कह सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो फ्लोरीन है। जैसे भी मैंने आपको बताया मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो सीजियम है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्लोरीन है, Cl, ग्रीन कलर की गैस होती है क्लोरीन, क्लोरोस से निकला है उसका नाम, क्लोरोस मतलब ही ग्रीन होता है ग्रीक लैंग्वेज में। सैटेनिक एलिमेंट भी इसी को कहा जाता है। सैटेनिक एलिमेंट मतलब शैतानी एलिमेंट। शैतानी एलिमेंट क्यों कहते हैं? पॉइजनस वीपन्स वगैरह, पॉइजनस वॉरफेयर वीपन्स जो होते हैं ना, जो केमिकल वीपन्स होते हैं वो क्लोरीन से बनाए जाते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन, टीयर गैस, ये सारे जितने भी हमारे पास पॉइजनस वीपन्स हैं वो सारे के सारे क्लोरीन से मिलकर बने होते हैं। दैट्स वाई क्लोरीन को सैटेनिक एलिमेंट या शैतानी एलिमेंट कहा जाता है। बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट होते हैं उसके इंसानी लाइफ में। वैसे बहुत सारे यूज़फुल कामों में भी लिए जाते हैं, स्टरलाइजेशन वगैरह के लिए हम क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, पानी को साफ़ करने के लिए, जर्म्स वगैरह को रिमूव करने के लिए उसके अंदर से। शैली नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। शैली नाम के साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी क्लोरीन की। बातें तो बहुत सारी आगे बढ़ते हैं। Br, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में ख़ास बात कि ब्रोमीन इज़ द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। नॉन मेटल वाहिद एक ही पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट के अंदर जो है ब्रोमीन, ओनली लिक्विड नॉन मेटल, दैट इज़ ब्रोमीन, Br। नेक्स्ट इज आयोडीन विच इज़ प्रेजेंट इन योर सॉल्ट। आयोडीन मिला नमक, तो नमक के अंदर मौजूद होता है आयोडीन, और उसके अलावा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बॉडी की ज़रूरत होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में तो फिर क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है, ठीक है। थॉराइड ग्लैंड का कुछ शायद मसला होता है उसमें, यस। नेक्स्ट AT, दैट इज एस्टेटीन। एस्टेटीन एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और मेटालॉइड भी है। और एस्टेटीन के बारे में ख़ास बात, रेयरेस्ट एलिमेंट इन द अर्थ या रेयरेस्ट एलिमेंट इन द वर्ल्ड। रेयरेस्ट सबसे कम होते हैं, तो बताया था ना कि पूरी दुनिया में से अगर आप उसको निकाल लोगे तो कितना निकलेगा? 1 चम्मच सिर्फ निकलेगा। पूरी दुनिया में अगर एस्टेटीन जमा कर लो, दुनिया भर का एस्टेटीन जमा करके अपने पास रख लो ना, तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होगा। तो दैट इज एस्टेटीन, द रेयरेस्ट नेचुरल एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ, दैट इज एस्टेटीन, AT। इसलिए इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है भाई, 1 चम्मच ही तो इस्तेमाल क्या करेंगे, एक ही बंदा इस्तेमाल करेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 7-8 ग्रुप में आते हैं, दैट इज़ ये हमारे पास नोबल गैसेस, इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, 0 ग्रुप भी कहते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है कि इसके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में फुली फिल्ड होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम को जो है वो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, पता है किसने डिस्कवर किया था हीलियम को? हीलियम को जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था बंसन, विलियम बंसन। तो बंसन ने एक बंसन बर्नर भी बनाया था, जो कॉलेज में आप इस्तेमाल करते हो, गैस बर्नर होता है ना जलाने के लिए, हीट करने के लिए। स्प्रिट लैम्प की बात नहीं कर रहा, एक गैस बर्नर आप इस्तेमाल करते हो कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों में स्प्रिट लैम्प नॉर्मली इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वो जो बर्नर था, बंसन बर्नर उसको कहते हैं, वो विलियम बंसन के नाम पर है, जो साइंटिस्ट थे। उन्होंने बंसन बर्नर भी बनाया था और उन्होंने हीलियम को भी डिस्कवर किया था। और कैसे हीलियम को डिस्कवर किया था? सोलर एक्लिप्स के थ्रू, मतलब सूरज ग्रहण के टाइम में। जब सूरज ग्रहण हुआ था ना, तो सूरज ग्रहण में जब सूरज ग्रहण होता है तो वो चांद उसको जो है वो सूरज को छुपा लेता है, तो चारों तरफ से जो है ना वो एक जो है वो रोशनी निकल रही होती है सूरज के, उसको कोरोना कहते हैं। वो कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, वो सन कोरोना कहलाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोरोना। तो कोरोना जो सूरज के चारों तरफ से निकल रहा होता है साइडों से, तो उससे हीलियम गैस की इजेक्शन होती है। तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो मतलब होता क्या था कि उन्होंने, मतलब हम क्या करते हैं आपको पता है, सूरज से रोशनी निकलती है, उसको हम जो है वो किसी मतलब के पास करते हैं। सूरज से रोशनी निकली ज़्यादातर हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन गैस के फ्यूल के जलने की वजह से। तो वो जब एक्साइटेशन में आ रहा है तो उसको हम प्रिज्म से पास करते हैं, हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में मिल जाता है, पता लग जाता है कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। लेकिन जब उन्होंने क्या किया कि जब सूरज ग्रहण हुआ ना, तो सिर्फ हीलियम की रोशनी साइडों से निकलती है। तो उन्होंने फिर उसको जब प्रिज्म से पास किया तो एक डिस्टिंक्ट पैटर्न मिला। उन्होंने बोला कि यार ये कौन सा एलिमेंट है जो कि सूरज के अंदर मौजूद है, तो कि इसका पूरा का पूरा पैटर्न ही डिफरेंट है, इसका पैटर्न वैसा नहीं है जैसा हाइड्रोजन का होता है। फिर उन्होंने उसको हीलियम का नाम दिया। तो ये हीलियम की डिस्कवरी बंसन ने इस तरह से सोलर एक्लिप्स के दौरान, ये चांद ग्रहण के दौरान जो है वो उसको किया था, सूरज ग्रहण के दौरान किया था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है नियॉन, ठीक है। एनी हमारे पास एलिमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नियॉन। नियॉन का इस्तेमाल करते हैं नियॉन साइन बोर्ड्स वगैरह में। नियॉन के साइन बोर्ड्स आपने देखे होंगे, जैसे कि आपने हॉल वगैरह, शादी हॉल वगैरह में नाम लिखे होते हैं ना, शादी हॉल के, पैराडाइज बैंक्वेट, ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा मशहूर होना चाहिए इसका भी नाम, पब्लिसिटी के पैसे नहीं है लेकिन, ठीक है। तो उसमें जो है वो पैराडाइज लिखा होता है ना, तो या कोई भी नाम लिखा हुआ होता है अगर किसी हॉल के ऊपर ना, तो उसमें वो पुराने वक्तों में, अब तो नहीं होता वैसा नाम, लेकिन पहले होता था, वो जो है वो बड़े ट्यूबलाइट वगैरह से घुमा के नाम लिखते थे कुछ। तो वो उसके अंदर नियॉन जो है वो गैस जली होती थी, डिफरेंट कलर्स में वो जलती थी नियॉन। इस तरह से नियॉन के बाद आर्गॉन, AR। आर्गॉन जो हमारे पास है, तो आर्गॉन कहाँ पर होता है? ये
आर्गॉन एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ये 100 वाट का जो बल्ब होता था, पीले रंग की बत्ती जो होती थी, उसके अंदर गैस डाली जाती थी, आर्गॉन, इनर्ट गैस, ठीक है, क्योंकि हवा नहीं डाल सकते थे, चूँकि ज़ाहिर सी बात है हाई टेम्परेचर पर टंगस्टन एयर से भी रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है, तो टंगस्टन उसमें रिएक्शन ना करे हवा से, तो आर्गॉन डालते हैं ताकि रिएक्शन ना हो, तो लंबे अरसे तक बल्ब जलते रहता था 100 वाट का। तो ये आर्गॉन 100 वाट बल्ब के अंदर होता था, मतलब बल्ब अच्छा वो 100 वाट के बल्ब को मुश्किल नाम है इनकैंडिसेंट लैम्प, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, हम तो बत्ती कहते हैं उसको, पीली वाली, इनकैंडिसेंट लैम्प, उसके अंदर ये मतलब पेपर में तो ये लिखा आएगा, पीली बत्ती तो नहीं लिखा होगा, ठीक है। अच्छा KR है क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन भी एक एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, कार्टून्स के अंदर बड़ा इस्तेमाल है इसको है। तो वो बताया था ना आपको, सुपरमैन को कहा जाता था क्रिप्टॉन प्लैनेट से आया है, वो क्रिप्टॉन एक प्लैनेट, सुपरमैन वहाँ से है, और क्रिप्टॉन जो है वो दिखाते भी ना, उसको दूर से दिखाओ क्रिप्टॉन एलिमेंट ग्रीन कलर का जलता हुआ, तो उसकी ताकत खत्म हो जाती थी, तो वो लेकिन वो एक पैथोलॉजिकल है, वो एक कह लो कि मैथोलॉजिकल या हाइपोथेटिकल क्रिप्टॉन है, ऐसे वो उसका रियल लाइफ से एग्जिस्ट कुछ नहीं करता है। क्रिप्टॉन एक गैस तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है क्रिप्टॉन का, ठीक है। इस तरह से XC है ज़ीनॉन, ज़ीनॉन वाहिद एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाता है, हाइड्रोजन से ज़ीनॉन रिएक्शन कर सकता है, बाकी एलिमेंट्स नहीं कर सकते। ज़ीनॉन RN है रेडॉन, रेडियन एक रेडियो एक्टिव गैस है, द ओनली गैस विच इज़ रेडियो एक्टिव नेचर वो है RN, रेडॉन, गैस भी है रेडियो एक्टिव भी है, ज़ीनॉन RN, ठीक, सॉरी रेडॉन RN। ये हमारे पास सारे 1A से लेकर 8A तक मैंने आपको बताएं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स समझ में आ गए। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, कौन सा एलिमेंट की एग्जिस्टेंस कहाँ पर ज़्यादा है मेजोरिटी में। जी बच्चे, ज़ीनॉन के बारे में XC, ज़ीनॉन के बारे में इट इज़ द ओनली गैस, इट इज़ द ओनली नोबल गैस विच कैन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, है ना, मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता, कोई भी रिएक्शन, लेकिन ज़ीनॉन एक्सट्रीम कंडीशन पर रिएक्शन कर जाता है। दो एलिमेंट्स हैं, ज़ीनॉन फ्लोराइड भी बनता है और ज़ीनॉन हाइड्राइड भी बनता है। ज़ीनॉन दो एलिमेंट्स की, ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, ज़ीनॉन फ्लोराइड बना लेता है और ज़ीनॉन हाइड्राइड बना लेता है एक्सट्रीम कंडीशंस में। बाकी नोबल गैसेस कभी भी रिएक्शन नहीं देते कोई भी, दैट्स वाई ज़ीनॉन थोड़ा सा यूनिक है बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अब हम आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ, 1B से 8B, लेकिन वो स्टार्ट हमारे आपको पता है 3B से होता है, और 3B से हम जो है वो 2B तक जाते हैं, 2B तक 3B से जाते हैं, होता तो 1 से 8 तक है, लेकिन हम स्टार्ट इसको करते हैं दैट इज़ के 3B से। अच्छा, अभी मैं जनरल वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन आपको फिलहाल नहीं बता रहा, जब वो चैप्टर पे आऊँगा तो डिस्कस करूँगा, थोड़ा मैं बेसिक बातें आपको जैसे भी बता देता हूँ। अच्छा, आप सीरीज़ को याद रखते हैं, इसमें हम यहाँ पर एक निमोनिक के लिहाज से साइंस टीचर वैरिक रूल मांगे, फिर कॉपरेट नहीं कॉपर सिंह, जारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, और नहीं लिखा लगा ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पिटेंगे और मारेंगे। ये हमारे पास नीचे यहाँ पर निमोनिक्स आप देख सकते हैं कि लिखी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप उसको याद रखेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, 3 ट्रांजिशन सीरीज़ है। सेकेंड ईयर में पूरा चैप्टर 5 इसके ऊपर मौजूद है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, दिस इज द फर्स्ट सीरीज। जीट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉल्बिडिनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, दिस इज द सेकंड। थर्ड लेंथिनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको याद रखें, ये बहुत कम बच्चों को याद होता है, इनको याद करना मसला होता है। रिप्रेजेंटेटिव तो फिर भी याद हो जाते सेकंड ईयर तक, लेकिन ट्रांजिशन सेकंड ईयर में आने के बाद भी याद नहीं होते। तो इन एलिमेंट्स को आपको नेम्स आप इनके याद रख लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ फर्स्ट सीरीज़ की बात करें, स्कैंडियम वाले सीरीज़ की, स्कैंडियम, टाइटेनियम वगैरह की, तो यहाँ पर हमारे पास स्कैंडियम को तो इतना इस्तेमाल नहीं है, टाइटेनियम का इस्तेमाल हम कह सकते हैं कि है। टाइटेनियम से पुराने वक्तों में जो है ना वो एरोप्लेन की बॉडीज़ एक वक्तों में ड्यूरालेमिन है, टाइटेनियम इससे बनाई जाती थी एरोप्लेन की बॉडीज़। तो ये टाइटेनियम इसलिए बहुत हार्ड मेटल है। वैसे कैप्टन अमेरिका का शील्ड भी जो है वो टाइटेनियम से बना होता है, लेकिन वो भी हाइपोथेटिकल है भाई, ठीक है, वो बस कॉमिक वालों ने बनाया है, ठीक है, वो मतलब एवेंजर्स वालों ने, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कुछ भी टकरा जाए उसे वो टाइटेनियम में टूट ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो Ti हमारे पास है टाइटेनियम, देन V है दैट इज़ कॉल्ड वेनेडियम, ठीक है। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक कैटलिस्ट है जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Cr है क्रोमियम, क्रोमियम इसलिए कहते हैं, क्रोमियम का जो वर्ड है वो क्रूम से निकला है, और क्रूम के मतलब होते हैं कलर। तो सबसे ज़्यादा जो कलरफुल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, डिफरेंट कलरफुल कंपाउंड, वो क्रोमियम करता है। उसको सबसे ज़्यादा वैलेंसी इसकी होती है, +1, +2, +3, +4, +5, +6, काफ़ी सारे वैलेंसी रखता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रोमियम डिफरेंट कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, दैट्स वाई उसको हम जो है वो क्रोमियम कहते हैं, क्रूम से निकला, क्रूम मतलब ये होता है कलर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट Mn, मैंगनीज,
मैंगनीज की बात करें Mn, तो मैंगनीज भी हमारे पास एलिमेंट है, प्रोटेक्शन पर मैग्नेट के अंदर KMnO4 के अंदर एलिमेंट ये एग्जिस्ट करता है। Fe है आयरन, फेरम इसका लैटिन है लोहा। तो आयरन तो एंटीक्विटी से क्लासिकल पीरियड से इंसान इसको जानता है लोहे के बारे में, आयरन के बारे में। अच्छा 8B ग्रुप जो हमारे पास होता है ना, इसमें यहाँ पर देखो तो ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप 6B ग्रुप इसलिए अहमियत का हामिल है, यहाँ पर कन्फिग्रेशन S2D4 होने के बजाय कन्फिग्रेशन S1D5 होती है। एक इलेक्ट्रॉन S से शिफ्ट कर जाता है D पर ताकि स्टेबिलिटी गेन हो जाए। ये क्रोमियम के साथ भी होता है, मोल्बिडेनम और टंगस्टन के साथ भी यही होता है, ठीक है। ये इसलिए 6B इस लाज से मशहूर है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ना, तो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन 6B ग्रुप की NS2N-1D4 ये आ रहा होता है अगर कन्फिग्रेशन करें। जैसे क्रोमियम का है ना, क्रोमियम है 24, अगर हम इसकी 24 की कन्फिग्रेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके बाद 3d हमारे पास आ जाएगा 4, ये 24 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 24 हुआ तो यहाँ पर ये कन्फिग्रेशन इसकी ऐसी रहती नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, स्टेबिलिटी गेन होती है। मैंने अभी क्लास के शुरू में बताया है कि एलिमेंट्स उस वक्त स्टेबल हो जाते हैं जब वो फुल फील्ड हो, उनका ऑर्बिटल या हाफ फील्ड हो। तो यहाँ पर अभी फुल हाफ फील्ड हो सकता है, D4 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से S से अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये D5 हो जाएगा हाफ फील्ड। तो ये 6B वाले सारे एलिमेंट इस तरह से पीछे S से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने जो है वो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन करके स्टेबल कर लेते हैं अपने आप को। इसलिए ये काम क्रोमियम भी करता है, मोल्बिडेनम भी करता है और टंगस्टन भी यही करता है। इसलिए टंगस्टन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और स्टेबल होने की वजह से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट उसकी होती है। इसको बल्ब में लगाते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प के अंदर, ठीक है। अच्छा 8B ग्रुप जो पूरे के पूरे 8B ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। इनको फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स कहा जाता है बिकॉज ये मैग्नेट की तरफ हाईली अट्रैक्टेड होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हम उनको मैग्नेट की फॉर्म में भी ला सकते हैं, हम उनको मैग्नेट बना भी सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन तो आप जानते हैं लोहा, कोबाल्ट CO। कोबाल्ट मैग्नेटिक स्टील बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट्स जो आपके पास होते हैं ना, चंबुक, मकनातीस, वो कोबाल्ट से बने होते हैं, कोबाल्ट मेटल से, मैग्नेट की बात कर रहा है। निकल Ni, निकल प्लेटिंग वगैरह की जाती है, चम्मच वगैरह, छुरी चम्मच कांटे के ऊपर निकल प्लेटिंग होती है। तो आपने देखा होगा जो सिल्वर कलर के चमक रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कटलरी वगैरह, वो निकल की वजह से चमक रहे होते हैं। नेक्स्ट होता है Cu, कॉपर। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है भाई, Cu क्यूप्रम होता है, तांबा उर्दू में कहते हैं। और कॉपर के वायर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। कॉपर का पूरा एक टॉपिक आपका चैप्टर 5 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। Zn है जिंक। अच्छा जिंक वाली जो 1B वाले एलिमेंट्स को मैंने यहाँ लिख दिया, कॉइनेज मेटल्स इनको हम कहते हैं। कॉइनेज मेटल क्यों? चूँकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनसे हम सिक्के बनाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का। दैट्स वाई इनको हम कॉइनेज मेटल्स कह रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पर 8B ग्रुप में भी हमारे पास ये वाली जो फैमिली होती है, थर्ड रो, 8B ग्रुप 3 कॉलम्स के अंदर आती है ना, 3 कॉलम होते हैं, निकल, प्लैटिनम और प्लेटियम। दे आर हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट, ये हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट होते हैं। हाइड्रोजिनेशन करने के लिए, हाइड्रोजन गैस को ऐड करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, इथीन, इथाइन, इनमें अगर आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है तो आपको निकल, प्लैटिनम या प्लेटियम में से कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसमें से निकल जो होता है उसका खास नाम होता है रेनिस कैटलिस्ट, ठीक है, उसको हम रेनिस कैटलिस्ट कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर। अच्छा 1B तो कॉइनेज मेटल्स हो गए, सिक्के बनाए जाते हैं इससे। अच्छा इसके बाद कुछ हमारे पास नोबल मेटल्स होते हैं। नोबल मेटल 4 होते हैं, है ना, HAPA, हापा मेटल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक H है, फिर A है, फिर प्लाटिनम है, ये है, फिर उसके बाद गोल्ड है, ये जो ग्रीन से 4 बने हापा मेटल्स, दे आर HAPA, मतलब HgAgPtAu, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, प्लाटिनम। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो नोबल मेटल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कभी भी रिएक्शन नहीं करते, और इन्हीं को नेटिव मेटल्स या फ्री मेटल्स भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ये और की सूरत में ज़मीन से नहीं निकलते हैं, फ्री स्टेट में ज़मीन से निकल जाता है। इनको रिफाइन नहीं करना पड़ता, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सॉरी प्लैटिनम, गोल्ड को, सिल्वर को और मरकरी को आपको एक्सट्रैक्शन नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ जिंक वाली जो फैमिली है, जिंक, प्लैटिनम, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इसमें ये कहा जाता है कि ये, इसको हम लोग कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट या झूठे ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो मतलब होता है फॉल्स, फेक, झूठा, झूठे ट्रांजिशन एलिमेंट, चूँकि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती हैं जिंक की। क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज ऑफ फुलफिल डी ऑर्बिटल, डी इसमें फुलफिल हो जाता है S2D पर, D10 पर, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह नहीं है।
मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखते, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते ये अपने अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाकी एलिमेंट जैसी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ कवर हो गई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। समझ में आ गई बात? ये बेसिक जस्ट लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं और प्रोडक्ट टेबल से फैमिलियर होना चाह रहे हैं, थोड़े से मानूसियत हो जाए कि है क्या ये चीज़, ठीक है। एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से हैं। नेक्स्ट सीरीज, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉल्बिडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर कैडमियम। अब इसमें यट्रियम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, जो नहीं इसमें कम फेमस है, कंपाउंड्स ना बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं। जिरकोनियम है और नियोबियम है। अच्छा, नियोबियम से हम क्या बनाते हैं? NO, एंड नियोबियम से बनता है हाईली या स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट्स, इससे बनाए जाते हैं। नियोबियम के जो मैग्नेट्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट्स, आपने देखा होगा कभी किसी वीडियोस वगैरह में कि बहुत सिल्वर कलर के बहुत डेंजरस मैग्नेट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की खसूसियत अपने अंदर रख रहे होते हैं। ये नॉर्मली जो अब जो है ना, जो हैंड्स फ्री वगैरह आते हैं, एयरपॉड्स वगैरह जो आते हैं, एयरपॉड्स या एयरबड्स जो आ रहे होते हैं ना, वो हैंड्स फ्री के तौर पे, उनमें जो मैग्नेट अब लग रहा होता है ना, तो वो नियोबियम के मैग्नेट्स लग रहे होते हैं। कि वो जो बहुत ज़्यादा साउंड क्वालिटी इनकी बहुत बेहतरीन होती है, वो छोटे से बस वो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। तो नियोबियम उसमें लिखा हुआ भी होता है उसके हैंड्स फ्री के डब्बे के ऊपर कि नियोबियम मैग्नेट से बना हुआ है। तो ये दैट इज़, तो वो कोबाल्ट से नहीं बनाते हैं, कोबाल्ट वाले की जो पुराने वक्तों में बनता था, अब जो हैंड्स फ्री होते हैं वो नियोबियम से बनाए जाते हैं, लेटेस्ट जो आईफोन वगैरह इस तरह के जो कंपनीज वाले दे रहे होते हैं, ठीक है। और वो है मॉल्बिडेनम। तो मॉल्बिडेनम जो है वो दैट इज़ बॉल पॉइंट की जो निब होती है ना, बॉल पॉइंट से आप लिखते हैं, उसकी जो निब होती है वो मॉल्बिडेनम से बनी होती है, जो बॉल होता है उसका, दैट इज़ मेड अप ऑफ मॉल्बिडेनम। अच्छा, नेक्स्ट है TC, टेक्नीशियम, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है उसका, आरोधेनियम की भी नहीं है, रोहोडियम की भी नहीं है। पैलेडियम तो हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, AG सिल्वर आप जानते हैं, चांदी ज्वेलरीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। CD कैडमियम, कैडमियम सेल्स होते हैं, कैडमियम के सेल्स निकल कैडमियम सेल्स कहलाते हैं। तो वो नॉर्मली ये निकल कैडमियम सेल्स जो होते हैं वो आपके पास किस तरह से बनते हैं? कैडमियम सेल्स देखा है आपने कभी? निकल कैडमियम सेल नहीं देखा? वो जो पुराने वक्तों में जो है ना, इस तरह के जो है वो इस तरह के जो है वो अभी भी आते हैं, रेडियो वगैरह में, ट्रांजिस्टर रेडियो में लगते थे, इस तरह के बैटरीज होते थे छोटे सा, उसमें एक तरफ ज़बान लगाओ तो करंट लगता था, एनोड कैथोड दोनों एक ही तरफ होता था उसका, वो ज़बान लगाएंगे ना तो वो उससे जो है वो करंट लगता था, इतनी बड़ी सी बैटरी होती थी, है ना। तो वो अभी भी कभी हमारे इस्तेमाल होता है, हाई पावर, वो पुराने वक्त ट्रांजिस्टर रेडियोस वगैरह होते थे ना, उसके अंदर लगा करता था पुराने वक्तों में, पहले तो बहुत इस्तेमाल होता था। तो वो हमारे पास निकल कैडमियम से मिलकर बना होता है, निकल कैडमियम सेल उसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन का जो सेल होता है उसकी बैटरी लिथियम से बनी होती है, लिथियम आइंस होते हैं उसके अंदर, Li। ताकि आप मोबाइल फ़ोन की बैटरी देखो ना तो लिथियम आइन सेल उसके अंदर लिखा होता है, Li आइन लिखा होगा उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद जिंक है, कैडमियम बता दिया, मर्क्यूरी आप जानते हैं ओनली लिक्विड मेटल आफ्टर फ्रांशियम, फ्रांशियम के अलावा मरकरी भी लिक्विड मेटल है, ठीक है। और पारा उसको उर्दू में कहते हैं हाइड्रा जायरम, इसका लैटिन नेम है Hg। थर्मोमीटर के अंदर इसको रखा जाता है, आप जानते हैं टॉक्सिक तो ये भी होता है, मरकरी पॉइजनिंग क्रिएट करता है। थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर डाला जाता है, और थर्मोमीटर में डालने की वजह क्या होती है? एक तो लिक्विड होता है और दूसरा जो है वो इसको टेम्परेचर सेंसिटिव ज़्यादा होता है, हल्के से टेम्परेचर को भी सेंस करके जो है ना वो आखिरकार वो एक्सपेंशन हो जाता है। तो एक्सपेंशन की रेशो, थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होती है उसकी, तो वो हल्के से टेम्परेचर गेट कर भी एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर में। ये मरकरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये सॉरी, ये मैंने आप मरकरी तो नहीं पाया, कैडमियम तक जाना था, अब थर्ड सीरीज़ पे आ रहे हैं, दैट इज़ ये लेंथेनम, हैफ्नियम वगैरह। लेंथेनम से इसलिए मशहूर है क्योंकि 57 के बाद आगे इसी से हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है, जो नीचे यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं नीचे अभी फिलहाल नहीं जा रहा, आगे बढ़ रहा हूँ। लेंथेनम के बाद उसके बाद आगे हैफ्नियम, टेंटेलम को इस्तेमाल, टंगस्टन याद रखें लाजमी, टंगस्टन जिसका W सिंबल है, वोल्फ्राम, वोल्फ्राम इसका जो है वो दैट इज़ लैटिन, और टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बताया इनकैंडेसेंट लैंप की जो फ्लामेंट होती है वो टंगस्टन से बनती है। और टंगस्टन इज़ द इसलिए मैं मशहूर है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मैंने मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का भी आपको बताया क्लास के शुरू में, गैलियम के लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन की कितनी है किसी को पता है? 3800 डिग्री सेंटीग्रेड, 3800 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग पॉइंट है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर में मेल्ट होता है, तभी इसको 100 वोल्ट बल्ब के अंदर लगाया जाता है। नेट R इरिनियम, OS ऑस्मियम, IR इरिडियम, ठीक है। इरिडियम से क्या बना होता है भाई? ऑस्मियम वगैरह तो इतना इस्तेमाल नहीं है। इरिडियम से क्या बना होता है? दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ इरिडियम, यस। इसके अलावा तो बहुत दूर चले गए, पेरिस जाना पड़ेगा, करीब कोई बताओ बताओ, बस याद है नहीं, आप भूल गए उसको, इरिडियम, IR।
अच्छा, जो डॉलर के पेन्स आते हैं ना, डॉलर SP10, उसकी निब बनी हुई होती है इरिडियम से। अगर किसी के पास डॉलर का पेन है मौजूद, SP10 जिसको हम बोलते हैं, तो डॉलर के पेन के ऊपर जो है ना, उसमें आप देखोगे इरिडियम पिन पॉइंट लिखा होता है। अगर डॉलर के जो पेन्स होते हैं लंबी निब वाले, उसमें अगर कभी देखोगे ना, डॉलर के नीचे लिखा होता है हल्का सा इरिडियम पिन पॉइंट। तो निब जो होती है ना डॉलर पेन की, वो इरिडियम से बनी होती है। तो करीबी आपके पास है, पेरिस जाने की ज़रूरत नहीं उसके लिए, लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ज़िंदगी भर अपने सामने रखे, लेकिन देखा भी है यहाँ लिखा होता है ये। और क्यों लिखा होता है? नहीं लिखा हुआ है, सस्ता वाला ले लिया तुमने। अच्छा ठीक है भाई, सही है, चलो ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया, इरिडियम हो गया, प्लैटिनम, PT। प्लैटिनम के बारे में भाई, मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। तुम ठगे नहीं हो मतलब। PT या प्लैटिनम, प्लैटिनम मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है प्लैटिनम, PT। अब प्लैटिनम के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एक तो आपके पास ये हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। यही प्लैटिनम मोस्ट ऑफ प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड को प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। प्लैटिनम की गॉज इस्तेमाल की जा रही होती है ऑक्सीडेशन करने के लिए। यही प्लैटिनम आपके पास ये आपको पता है, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, वो चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन एब्जॉर्ब जो करवाते हैं ना, एड्जॉर्ब करवाते हैं, वो प्लैटिनम मेटल पे कराते हैं, ठीक है। एड्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं, जाकर एड्जॉर्ब करते हैं, चूँकि इनमें होल्स होते हैं छोटे छोटे, वो बताया था ना इसमें, दैट इज़ इंटरस्टिशियल स्पेसेस या पोर्स, वो होते हैं उसके अंदर। ये जो गोल्ड, सोना, गोल्ड को हम कहते हैं रॉयल एलिमेंट, रॉयल एलिमेंट कहते हैं, बादशाहों का एलिमेंट कहलाता है ये, बिकॉज बादशाह वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गोल्ड को, सोने के ताज वगैरह और ज्वेलरीज वगैरह बनाए जाते हैं गोल्ड के। एजू, और एक नोबल मेटल है, रिएक्शन बहुत जल्दी के साथ नहीं करता गोल्ड, एजू। और हम इसका वैसे लैटिन नेम है, Hg है, मरदाती है मरकरी के बारे में, ठीक है। अच्छा, हमारे पास S और P ब्लॉक के बाद जब ट्रांजिशन में आते हैं, तो ये जो सामने पूरे के पूरे आपको जो ब्लॉक मिल रही होती है, दिस इज D ब्लॉक, ये D ब्लॉक है। और D ब्लॉक के अंदर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये नीचे आपको दिख रहा है F ब्लॉक, ये F ब्लॉक है। और F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। F ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज चलती है, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, ठीक है। LA से चलती है लैंथेनाइट सीरीज, ठीक है। लैंथेनम से चलती है लैंथेनाइट सीरीज 57 के बाद। ऊपर ही क्यों नहीं रखा गया इसको, बिकॉज और लंबा हो जाता है, ठीक है। ये जैसे अभी तो एक बोर्ड में हमने प्रोजेक्ट कर दिया ना उसको, वरना वो कोने तक जाता उधर पे। तो ये बात पहले से पता थी नील्स बोहर को, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको जो है वो उसको पैक करके यहाँ से थोड़ा सा कंडेंस करके उन्होंने एलिमेंट्स को, लैंथेनम के बाद के एलिमेंट्स को नीचे यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक यहाँ है, 72 से दोबारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हीं को रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है। रेयर क्यों कहते हैं? रेयर का मतलब होता है नायाब, ये बहुत नायाब है, बहुत कम है दुनिया में, बहुत कम दस्तियाब है। रेयर अर्थ मेटल इनको हम कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स में कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जिसको आप याद करने की आपको ज़रूरत है रेयर अर्थ मेटल को, बट दे आर यूज टू मेक स्मार्टफोन्स। इनको स्मार्टफोन्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्टफोन के जो डिस्प्ले, उनका सेंसर, उनकी एलईडी या उनके चिप्स जो है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं स्मार्टफोन के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, आज के दौर के, आज के ज़माने के 21st सेंचुरी के, जिसमें लैंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे ही ये बहुत रेयर है दुनिया में, इस वजह मोबाइल फ़ोन काफ़ी कॉस्टली मिल रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, क्यों? चूँकि वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल इस्तेमाल किए जाते हैं, इस वजह से सेलफोन के रेट 50,000 से भी अबव जा रहे होते हैं बहुत सारे। जितना ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल इस्तेमाल किया जाएगा उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग होगी स्मार्टफोन्स की। स्मार्टफोन के अंदर इनमें सुपर से कोई एलिमेंट इस्तेमाल किया नहीं जाता, ज़्यादातर सेंसर वगैरह में नीचे जो लैंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट है ना, एरबियम वगैरह, वो सब इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और एक्टिनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, AC से स्टार्ट होते हैं, 89 से। 89 के बाद आगे जब जाते हैं तो 90 से यहाँ शुरू करते हैं, 103 तक उसके 104 पे आ जाते हैं एक्टिनाइट सीरीज़। एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर 92 नंबर एलिमेंट बहुत फेमस है भाई, इसको याद रखना है, U92, यूरेनियम। मैंने बताया था रेडियो एक्टिव फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम को, ठीक है जी। यूरेनियम U92 एलिमेंट है, और यूरेनियम आखिरी नेचुरल एलिमेंट है, लास्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, सारे के सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। 93 से लेकर 118 तक सारे आर्टिफिशियल या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स उनको हम कहते हैं। यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स वो सारे हैं, ठीक है। 93 नेपचूनियम है, 94 प्लूटोनियम है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स 118 तक वो डिस्कवर हो चुके हैं। अच्छा, सब एलिमेंट्स के नाम भी रखा चुके हैं, पहले वो UUN इस तरह से करके रखा था ना। अब हमारे पास क्या है कि सारे एलिमेंट्स के नेम्स हमने कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर रख दिए। हाँ, अब एक 118 के बाद और एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकते, चूँकि
नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी भी, मतलब एप्टीट्यूड लेवल पे जाकर पे इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बुक में तो होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने मैंने बताए उतने आपको याद करने होंगे। ये आपके एप्टीट्यूड के लिहाज से सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो अनइम्पॉर्टेंट था मैंने ब्लैंक्स खाली छोड़ दिया उसको, वो फिर एक्स्ट्रा बर्डन की बात होती है और कुछ भी नहीं होता। जो मैं नहीं डालना चाह रहा हूँ उतना करना है जितना आपके लिए हर टेस्ट क्रैक हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छा इसमें अगर और बात करें कुछ 5 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्ट टेबल के बारे में। और कुछ बेसिक बातें, मेटल नॉन मेटल मेटोलाइट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस की जब बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस भी देखते हैं। सॉलिड्स की जब बात करें तो सारे इधर मेटल जितने भी होते हैं सारे सॉलिड हैं, सवाए फ्रांशियम के और मर्क्यूरी के। हाइड्रोजन को भी हटा दो चुकी वो गैस है, बाकी सारे गैस हो गए, सारे सॉलिड्स हो गए। मेटलॉइड के इस तरफ, मेटलॉइड्स जितने भी हैं सारे के सारे मेटलॉइड्स सॉलिड होते हैं, कोई लिक्विड या गैस मेटलॉइड नहीं है। और नॉन मेटल्स के अंदर मिक्सचर है, वो मिक्सिंग है सारे। इसमें यहाँ देख ले सकते हो कि सारे के सारे यहाँ पर हमारे पास मेटल्स नहीं है, सारे के सारे सॉलिड नहीं है, ना गैस है ना लिक्विड है। इसमें जो हमारे पास सॉलिड में है, टिक लगा देता हूँ, कार्बन सॉलिड है, फॉस्फोरस सॉलिड है, सेलेनियम सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड। लेकिन आयोडीन जो सॉलिड है वो एक सबलाइम सॉलिड है। सबलाइम सॉलिड से मुराद ये कि फौरन से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वॉलेट कलर के होता है, वो ग्रे कलर का सॉलिड है आयोडीन, लेकिन जब वो सबलाइम करके जब वो एवोपरेट होता है ना, जब वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो वॉलेट कलर के फ्यूम्स के साथ हो रहा होता है। और ऐसा क्यों होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस किस वजह से बनता है? बिकॉज वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस उसके अंदर होती हैं। आयोडीन बनाता है मॉलिकुलर क्रिस्टल्स, और मॉलिकुलर क्रिस्टल्स वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस लाइक डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस। मैं डिटेल में नहीं जा रहा फिलहाल उसके बारे में, ठीक है, जब टाइम आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लेकिन हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक जो है ना, अब लॉजिक ढूंढोगे तो लॉजिक के लिए आपको केमिस्ट्री खोलनी पड़ जाएगी। तो वो लॉजिक अभी फिलहाल मैं उस पर नहीं ढूंढना चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट आयोडीन सबलाइम सॉलिड है। क्यों है? जवाब साइंस ने इसको दिया हुआ है आपको। किसी भी चीज़ का जवाब नाम ही नहीं है, सबका जवाब है कुछ ना कुछ। तो ये सारे सॉलिड हो गए। अब लिक्विड्स की बात करें, नॉन मेटल में सिर्फ ब्रोमीन है वाही जो कि लिक्विड है, बाकी सारे के सारे जो बच गए ऑल आर गैसेस, वो सारे के सारे गैसेस हैं। ये सॉलिड लिक्विड गैस याद रखें, ये एमसीक्यू निकल सकता है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड, कौन सा गैस। सारे मेटल सॉलिड हैं सवाए मरकरी और किसके? मरकरी और फ्रांशियम के। सारे मेटालॉइड सॉलिड हैं, और गैसेस में जिसमें टिक कर दिया वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रैकेट बना हुआ भी उसमें पहले से, और बाकी सारे के सारे हमारे पास गैसेस हैं, नोबल गैसेस। और ये सारे ग्रुप नंबर आपको क्या बताता है भाई? जल्दी जल्दी, ज़रा टाइम नहीं है ज़्यादा, इंग्लिश की क्लास के भी टाइम होगा। लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी समय वैलेंसी पता लग सकती है, क्लास में बताया था, +1, +2, +3, +-4, -3, -2, -1, 0, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर वैलेंसी हम उस तरह से नहीं बताते, जैसे 8B ग्रुप का 0 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वैलेंसी निकालने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट लिया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। जब चैप्टर 5 डील करूँगा ना सेकेंड ईयर की, तो उस वक्त मैं आपको बताऊँगा कि इसकी किस तरह से वैलेंसी इसकी निकालते हैं। अभी मैं नहीं बता रहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंसी किस तरह से निकल रही होती है। इनकी वैलेंसी वैसे नहीं निकाल सकते जैसे एक ही आप निकालते हैं। जैसे ऐसे देखा जाए तो आयरन का 0 होना चाहिए, आयरन को रिएक्टिव होना ही नहीं चाहिए। 8B का है ना, जैसे 8A वाले रिएक्शन नहीं करते तो 8B वाले भी नहीं करने चाहिए। और जब लोहा रिएक्शन करना ही नहीं चाहिए तो लोहे में जंग क्यों लग जाता है भाई? तो मतलब ये तो बड़ी ऐसी बात तो समझ में नहीं आती है। तो ये आयरन रिएक्शन करता है, वैलेंसी भी होती है फेरस फेरिक +2 +3, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है तो +2 +3 कैसे आ रही है? तो ये सब डिस्कशन चैप्टर 5 की है। अच्छा, और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ग्रुप्स जो है वो उसके ग्रुप नंबर लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बताते हैं, इससे वैलेंसी पता लग जाती है, ठीक है। पीरियड्स होते हैं हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड में 8 एलिमेंट है, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। थर्ड में भी 8 एलिमेंट है, सेकंड शॉर्ट पीरियड। उसके बाद फोर्थ में 18 एलिमेंट हैं, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट है, सेकंड लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, चूँकि यहाँ पर 18 है और 14 यहाँ पर है, टोटल 32 हैं, इसलिए हम उसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं 6 पीरियड को प्रोडक्ट टेबल का। और 7 पीरियड हमारे पास इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। वैसे तो ये उसको कंप्लीट पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है 118, सिंटैक्स बोर्ड के मुताबिक इनकम्प्लीट है ये, ठीक है, और फेडरल के मुताबिक कंप्लीट है, ठीक है। आपको सवाल है प्रोडक्ट टेबल के बारे में तो क्वेश्चन आस्क कर लें। ट्रेंड्स का अगर मैं देखूँ तो ट्रेंड्स नहीं हो सकते, ठीक है, ट्रेंड्स छोड़ रहा हूँ, ट्रेंड्स सब नेक्स्ट टाइम ही होंगे। फिर एटॉमिक रेडियस, एनालाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो सब चीज़ें नेक्स्ट टाइम होंगी।
टिपिकल क्यों कहते हैं? अभी क्लास के स्टार्ट में मैंने बताया कि टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव, बता देता हूँ उसको दोबारा से। देखो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विच आर नोन फ्रॉम एंटिक्विटी आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक तो ये बात याद रखना कि वो एलिमेंट जिनको इंसान ज़माने से जानता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जानता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बाद में जाकर डिस्कवर किए गए। शुरू में जो डिस्कवरी हुई ना वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हुई, और ये डिस्कवरी किसने की हम नहीं जानते। मैंने बताया था ना आपको, अगर आप प्रयोग टेबल अगर आप उसमें इंटरनेट पर जाकर सर्च करोगे और आप लिख लेना हु डिस्कवर्ड आयरन, लोहे की डिस्कवरी किसने की, तो कोई नाम नहीं आ सकता कि फलां साइंटिस्ट ने लोहा डिस्कवर किया। लोहा तो इंसान हज़ारों सालों से जानता है। लोहे को तो मतलब लोहा अभी से नहीं, बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तलवारें वगैरह ज़माने से इंसान बना रहा है, अभी से नहीं बना रहा। सॉर्ड्स वगैरह मतलब चंगेज़ खान के पास भी थी, उससे पहले जब सिकंदर आज़म के पास भी थी तलवार, उससे पहले भी पता नहीं किसके पास तलवार होगी। तो इसका मतलब कि जो आयरन है उसकी कोई डिस्कवरी किसी मुस्लिम साइंटिस्ट के मुस्लिम पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में, ग्रीक पीरियड में नहीं हुई थी, उससे भी पहले जो है वो आयरन एज आ चुका था। आयरन का इस्तेमाल इंसान ने 5000 साल पहले सीखा है। 5000 से इंसान को पता है कि लोहे से तलवार कैसे बनाया जाता है। तो 5000 साल पहले कौन वो आदमी था जिसने आयरन से पहली बार तलवार बनाया, हम नहीं जानते। इसलिए इसमें लिखा होता है, आप कभी भी नेट पर जाओगे इसको जानते हैं। सिल्वर गोल्ड, गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। हम तो यहाँ पे पिरामिड्स वगैरह खोद के निकालते हैं, 4500 साल पुराने जो इजिप्शियन किंग्स के जो मम्मी दफन है उसके अंदर है, उसके साथ गोल्ड निकल जाता है भाई। वो 4500 साल पहले मर के दफन हुआ इजिप्ट में, पिरामिड के अंदर, उसके फिरौन वगैरह जो हैं उनके पास से गोल्ड निकल रहा है। तो गोल्ड उस ज़माने से इंसान जान रहा है। उसको कौन साइंटिस्ट था, किसने डिस्कवर किया, कोई नहीं जानता। तो ये ज़्यादातर एलिमेंट्स जो पुराने हैं ना वो सारे के सारे हमारे पास ये हैं टिपिकल वो ट्रांजिशन। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को कहते हैं ज़्यादा ये हैं, इंसान को पता बाद में लगा इसके बारे में। हाइड्रोजन की डिस्कवरी कैवेंडिश ने एक्सीडेंटली की सन 1700 में। मतलब सूरज तो इंसान देख रहा था एक ज़माने से, लेकिन उसको नहीं पता कि सूरज असल में जो एक तरह के एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इंसान ये नहीं जानता था। पानी तो इंसान देखता था लेकिन उसको नहीं पता था पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। पानी के अंदर पानी का फॉर्मूला H2O भी तो कैवेंडिश नहीं बताया ना, कि जो उसने हाइड्रोजन गैस जब बनी और उसमें उसने माचिस मारी तो पानी बना, तो उसको लगा कि अच्छा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये पानी बन रहा, तो H2O फार्मूला हुआ। इंसान तो पानी लाखों सालों से इस्तेमाल कर रहे, जब दुनिया में इंसान आया, आदम अलैहिस्सलाम भी अपने दौर में पानी पिया करते होंगे यकीनन। तो लेकिन ये नहीं पता उसका फार्मूला H2O है, उसमें हाइड्रोजन है। वो कैवेंडिश ने 1700 में बताया, 300-350 साल पहले। तो कि डिस्कवरी बाद में हुई है, दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में थी, लेकिन डिस्कवरी इनकी बाद में हुई है सबकी। अब इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इस वजह से भी कहते हैं कि ये नुमाइंदा अनासिर है ज़्यादा बड़ी तादाद में, और टिपिकल एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं। टिपिकल के क्या मतलब होता है? मशहूर एलिमेंट्स। मशहूर एलिमेंट्स हमारा जो दुनिया में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम कहते हैं ना कि टिपिकल एक सोच कि यार पाकिस्तान की टिपिकल सोच है, या टिपिकल टाइप का बंदा है यार। ये टिपिकल मतलब जैसे ज़्यादातर होता है वैसे ही है, टिपिकल है, टिपिकल सी चीज़ है ये। टिपिकल मतलब होता है कि एक टाइप की जो मशहूर हुई है। क्या तो तुम्हें ऐसा लगता है टिपिकल का मतलब पेचीदा होता है? टिपिकल मतलब सिंपल होता है, सादा होता है। तुम्हें बड़ा टिपिकल बंदा है, टिपिकल मतलब नॉर्मल लोग जैसे हो ना, जो माशरा चल रहा है उसकी तरह से टिपिकल। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स अलग चीज़ है उसके अलावा, ठीक है, अपने ही टाइप का। टिपिकल एलिमेंट्स इसलिए इनको कहा जाता है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक है। दैट्स इट, समझ में आ गई बात सारी?